के पास क्या विकल्प होंगे वो एलजी बता पाएंगे। जी पुष्कर, जिस तरह की तस्वीर अब सामने है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे हालात में दिल्ली की जो सियासत है उसकी तस्वीर क्या होगी आने वाले दिनों में? देखिए, अभी मैं बता दूं कि जिस तरह से दिल्ली की तस्वीर काफी, जो सियासी तस्वीर है, काफी बिगड़ने वाली है। और जिस तरह से कल कांग्रेस ने भी साफ तौर पे कहा कि वो खुला समर्थन करती है आम आदमी पार्टी की, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए और कांग्रेस का समर्थन लेना एक तरफ से काफी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचार को लेके ही आम आदमी पार्टी ने जनता के सामने अपना पक्ष रखा था और उनके खिलाफ वोट मांगा था। तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी साफ तौर पर डर रही है कांग्रेस का समर्थन लेकर, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कल आला कमान कई वरिष्ठ नेता ने साफ तौर पर कहा कि वो आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है ताकि चुनाव फिर से न हो और दिल्ली की जो राजनीति है वो फिर अपने राह चलने लगे। लेकिन जिस तरह से तीनों पार्टियों में जिस तरह से कंसेंसस नहीं बन पा रहे हैं मुद्दों को लेकर, क्योंकि तीनों पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ी है, तो वो नहीं चाहती है कि वो अपना समीकरण खराब करे या अपने जनता के बीच जिसके थ्रू उन्होंने वोट मांगा है उसको अपनी नीयत को खराब करे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आम आदमी पार्टी भी मुसीबत में है, अभी पशुपेश में है। लेकिन कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन्होंने फिर से अपने जो बयान को दोहराया है कि न वो किसी समर्थन लेंगे न देंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से एलजी के खेमे में ये पूरा मामला आ गया है। जी, यानी दिल्ली की जो मौजूदा जो सिचुएशन उसको देखते हुए लगता है कि दिल्ली में अब सिर्फ आखिरी ऑप्शन जो बचेगा वो सदराज यानी राष्ट्रपति शासन का ही बचेगा। हाँ बिल्कुल, अब एक तरह से सबसे लास्ट ऑप्शन जो विकल्प बचता है एलजी के पास वो राष्ट्रपति शासन का बचता है, और उसके बाद जो विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल देंगे और हो सकता है कि 6 महीने के बाद राष्ट्रपति फिर से चुनाव हो दिल्ली में। जिस तरह से आम पार्टियां, सभी पार्टियां चुनाव के लिए तैयार है, तो एलजी के पास अंतिम जो ऑप्शन है, विकल्प है, वो राष्ट्रपति शासन ही है। जी पुष्कर, आप दिल्ली की सियासी सूरत हाल पर नजर बनाए रखिए। मैं जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में सियासी सूरत हाल अभी भी वाज़ेह होकर सामने नहीं आ पा रही, कोई भी पार्टी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शहनशाह जज्बात दिलीप कुमार की आज 91वीं सालगिरह है। दिलीप कुमार के चाहने वालों ने कल से ही उन्हें मुबारकबादी के पैगाम देने शुरू कर दिए थे। समाजी वेबसाइट्स, ट्विटर और फेसबुक पर दिलीप कुमार के चाहने वाले उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। अजीम अदाकार की सालगिरह के मौके पर आइए एक नजर डालते हैं उनके फिल्मी करियर पर। दिलीप कुमार हिंदुस्तानी सिनेमा का वो रोशन नाम है जिसने अदाकारी के शोबे को एक सिमत दिखाई। दिलीप कुमार हिंदुस्तानी सिनेमा का वो पहला सितारा जो हर खास व आम का महबूब बन गया। दिलीप कुमार वो नाम जिसकी अदाकारी ने कई नस्लों को मुतासर किया। दिलीप कुमार वो नाम जिसने इजहार जज्बात के तरीके को एक नई बुलंदी अता की। दिलीप कुमार ने ज़ायद 5 दहों तक हिंदुस्तानी सिनेमा को मालामाल किया। 1944 में आई उनकी पहली फिल्म जवार भाटा से लेकर 1998 में आई उनकी आखिरी फिल्म किले तक दिलीप कुमार का फिल्मी सफर काबिल रश्क रहा।
दिलीप कुमार ने तकरीबन 70 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुकालमे अदायगी का मखसूस अंदाज और मुकालमे अदायगी के दौरान जिस्मानी हरकत व सकनात और चेहरे के तासुरात उन्हें दूसरे हम असर अदाकारों से मुनफरिद बनाते थे। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। दिलीप कुमार की अदाकारी आज भी कई अदाकारों के लिए एक मशअले राह है। आज भी कई बड़े अदाकार दिलीप कुमार की नकल करने को बाइस एजाज समझते हैं। और अब खेल। आज टीम इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। यह मैच सेंचुरियन में खेला जाएगा। टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज 2-0 से पहले ही हार चुकी है। टीम इंडिया टेस्ट सीरीज से पहले आज का मैच जीतकर अपनी लय में लौटने की कोशिश करेगी। जनूबी अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों की कलाई खुल गई। वहां की उछाल भरी पिचों पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले वनडे में टीम इंडिया 141 रनों से हार गई थी, तो दूसरे मैच में उसे 136 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सेंचुरियन से भी अच्छी खबर नहीं है। कल वहां बारिश हुई थी, जिसके सबब मेजबान टीम ने इंडोर नेट पर प्रैक्टिस की और खूब पसीना बहाया। जनूबी अफ्रीका की टीम आज का मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। असीरान कलबरा की याद में आजमगढ़ के कस्बा माहौल में अंजुमन ताजिया के ज़ेर एहतमाम जुलूस हरम बरामद किया गया। इस तारीखी जुलूस में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों और मुख्तलिफ मातमी अंजुमनों ने शिरकत की। 10 मुहर्रम को करबला में इमाम हुसैन और उनके अंसार की शहादत के बाद इमाम के अहले खाना को कैदी बनाकर उस वक्त के दारुल हुकूमत दमिश्क ले जाया गया था। जुलूस हरम उसी की याद में निकाला जाता है। माहौल में पिछले 82 सालों से इस मातमी जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है। जुलूस से कब्ल मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल बहुतों की उम्मीदों के नए स्टार हैं। शीला दीक्षित को हराकर वे राजनीति के शेर खां बने हैं। उन्होंने जो किया है वह उनके जुनूनी स्वभाव या कि पुरुषार्थ और भाग्य की बदौलत है। अच्छी बात यह है कि जीत के बाद भी केजरीवाल एंड पार्टी जमीन पर है। मीडिया, एनजीओ और सेकुलर जमात के कई लोग
उनमें अखिल भारतीय राजनीति की संभावना बताने लगे हैं। यह थ्योरी दी जा रही है कि नरेंद्र मोदी के जादू की काट में केजरीवाल समर्थ होंगे। जैसे दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बनने दी, वैसे लोकसभा चुनाव में वे हल्ला बोल करके नरेंद्र मोदी को रोकेंगे। मुमकिन है कि अन्ना हजारे अब आप पार्टी से जुड़े। मतलब ऐसे लाख कारण हैं जिनसे केजरीवाल एंड पार्टी बास पर चढ़े। अपने आप को मई 2014 का चुनावी खेल बिगाड़ने वाली ताकत माने। यदि ऐसा होता है तो ये केजरीवाल एंड पार्टी का अपने पांवों कुल्हाड़ी मारना होगा। बावजूद इसके नोट करके रखें कि नरेंद्र मोदी विरोधी तमाम ताकतें केजरीवाल एंड पार्टी में हवा भरेगी। केजरीवाल और उनके साथ जुड़ी उत्साही जुनूनी टीम अब भटकने की संभावनाएं लिए हुए हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। सोनिया गांधी के कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद पहली बार उनकी क़यादत को चैलेंज मिला है। कांग्रेस में आमतौर पर गांधी नेहरू खानदान की क़यादत को चैलेंज देने की रवायत नहीं रही है। नरसिम्हा राव या सीताराम केसरी के वक्त तो रहनुमा उन्हें चैलेंज करते रहते थे, लेकिन खानदान के खिलाफ कांग्रेस के रहनुमा मुंह नहीं खोला करते थे। लेकिन अलग तेलंगाना रियासत के फैसले और 4 रियासतों में कांग्रेस की बुरी तरह से शिकस्त के बाद सोनिया राहुल की क़यादत को संजीदा चैलेंज मिला है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला किरण रेड्डी पूरी तरह से बाकियाना तेवर अपना चुके हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत और कांग्रेस आला क़यादत को चैलेंज करते हुए कहा कि देखते हैं कि वो कैसे बंटवारा करवाते हैं। उन्हें बंटवारे की तजवीज़ भेजने दीजिए, फिर हम दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उनके प्रोग्रामों में अब सोनिया और राहुल गांधी के पोस्टर नहीं लगाए जा रहे हैं। इसी तरह सीमांध्र के 6 कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ का नोटिस दे दिया है। माना जा रहा है कि ये मेंबरान पार्लियामेंट जगन मोहन की पार्टी YSR कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर चंद्रबाबू नायडू की TDP के साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस जराये का कहना है कि अगर लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस शिकस्त से 2-4 होकर इख्तदार से बाहर हुई तो सोनिया राहुल की क़यादत के खिलाफ चौतरफा आवाज़ें बुलंद होंगी। कांग्रेस क़यादत को चैलेंज के साथ साथ पार्टी के अंदर इलाकाई लीचान के बीच भी जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई है। 4 रियासतों में मिली शिकस्त के बाद पार्टी के रहनुमा एक दूसरे पर इल्जामात मढ़ रहे हैं। इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने कोशिश करके जो रजामंदी कायम की थी वो हवा में उड़ गई है और रहनुमा एक दूसरे को निपटाने की सियासत कर रहे हैं। दिल्ली की वजीर आला शीला दीक्षित ने बराह रास्त दिल्ली कांग्रेस सदर जयप्रकाश अग्रवाल को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में पार्टी ने उनकी मदद नहीं की। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने दोनों लीडरान को कम से कम 4 बार अपने साथ बैठाया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इलेक्शन से पहले 1 महीने तक कांग्रेस के रहनुमा दिल्ली में बैठकर टिकट के लिए लॉबिंग करते रहे थे। सवाल है कि दिल्ली में टिकट के लिए बैठे रहनुमा कौन थे? जब इंतखाबी तशहीर कमेटी के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैंपेन शुरू कर दिया तो रियासती सदर कांतिलाल भूरिया दिल्ली में बैठे थे। वो दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। दिल्ली में टिकटों के लिए लॉबिंग करने वालों में प्रेमचंद गुट्टू, सज्जन सिंह वर्मा वगैरह रहनुमा भी थे। ये सब भी दिग्विजय सिंह के ही करीबी बताए जाते हैं। उधर छत्तीसगढ़ में रियासती सदर चरणदास महंत सीटों की गिनती करके बता रहे हैं जो उनके हिसाब से दाखिली खलफिशार की वजह से पार्टी हारी है। उनका निशाना साबिक वजीर आला अजीत जोगी पर है। दिल्ली में हुकूमत नहीं बनाने का ऐलान कर चुकी बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने हिसाब लगाया है कि अगर हुकूमत नहीं बनती है और लोकसभा के साथ अप्रैल मई में दोबारा इलेक्शन होता है तो उनको पूरी अक्सरियत मिल जाएगी। जराये के मुताबिक बीजेपी लीडरान की मीटिंग में बिहार की मिसाल पेश की गई। जिस तरह 2005 में बीजेपी और जदयू दोनों पहले इलेक्शन में 91 सीटों पर रुक गए थे और 9 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ तो पूरी अक्सरियत मिल गई थी। वही कहानी दोहराए जाने की उम्मीद
उम्मीद बीजेपी लीचान को भी है। उनको भी लग रहा है कि लोकसभा इलेक्शन के वक्त नरेंद्र मोदी की लहर मजीद तेज होगी, उसमें सब उड़ जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी का मानना है कि हुकूमत नहीं बनाने से उनकी छवि मजीद मजबूत होगी और दूसरे इलेक्शन में उनको मुकम्मल अक्सरियत मिलेगी। आपके लिए योगेंद्र यादव ने जो हिसाब लगाया है, उनके मुताबिक जिन 20 सीटों पर आप उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं वो उसके खाते में आ सकती हैं। आपके रहनुमा मौजूदा वोट बनाए रखते हुए उसमें 2-3% के स्विंग की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों के मन से ये पैगाम गायब हो गया है कि आम आदमी पार्टी इख्तिदार में नहीं आ सकती है, इसलिए अगली बार लोग खुलकर उसे वोट डालेंगे। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है, इनसे देश की दशा दिशा की हाल बूझ सकेंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अगले साल होने वाले आम इंतखाबात की तैयारियों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने दूसरी सियासी जमातों के अच्छे लीडरों से अपील की है कि वो अपनी पार्टी छोड़ें और 2014 के आम इंतखाबात के लिए उनकी पार्टी से जुड़ जाएं। केजरीवाल ने कहा कि दूसरी पार्टियों में भी बेशतर अच्छे लोग मौजूद हैं, उन्हें या तो अपनी पार्टी में बगावत करके उसे ठीक करना चाहिए या फिर पार्टी छोड़कर अगले साल के इंतखाबात के लिए उनके साथ आ जाना चाहिए। केजरीवाल ने मुत्तहदा हुकूमत बनाने से भी दो टूक में इनकार कर दिया। उन्होंने प्रशांत भूषण के मशवरे को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी को मशरूत हिमायत देकर उनकी हुकूमत बनवाने का मशवरा उनकी निजी सोच थी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी न किसी को हिमायत देगी और न ही किसी से हिमायत लेगी। केजरीवाल और बीजेपी दोनों के इस रुख की वजह से दिल्ली में सियासी बहरान बरकरार है। इस बीच अन्ना की टीम से जुड़े मुफ्ती शमून कासमी ने केजरीवाल से कहा है कि वो कांग्रेस की हिमायत लेकर हुकूमत को बनाए। दिल्ली में बीजेपी के वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन को आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का रहनुमा मुंतखब कर लिया गया। आज दिल्ली रियासती बीजेपी दफ्तर में तलब की गई मीटिंग में नौ मुंतखब पार्टी के 31 असम्बली अरकान ने डॉक्टर हर्षवर्धन को अपना रहनुमा मुंतखब किया। गौरतलब है कि दिल्ली में हुए असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को 31 सीटें मिली हैं, जबकि उसकी हलीफ अकाली दल को 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई है। मीटिंग के बाद हर्षवर्धन ने मीडिया से कहा कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, हम गैर इखलाकी तरीके से हुकूमत साजी के ख्वाहिशमंद नहीं हैं और न ही इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शानदार कामयाबी और अन्ना हजारे के अनशन से परेशान हुई मरकजी हुकूमत ने कहा है कि वो पार्लियामेंट के रमा इजलास में ही लोकपाल बिल पास कराने के लिए अपने अज़्म पर कायम है। वजीर आजम के दफ्तर के ममलिकती वजीर वी नारायण सामी ने कहा है कि उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन को लोकपाल बिल के लिए नोटिस दिया है और हुकूमत इसी इजलास में बिल को पेश करके उसे पास करवाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसे पास कराने के लिए ईमानदारी से हर कोशिश कर रही है। नारायण सामी ने यह भी कहा है कि हुकूमत ने राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी की कुछ सिफारिशात को मंजूर कर लिया है और पार्लियामेंट में इस पर बहस कराकर इसे पास कराने के अपने अज़्म पर कायम है। गौरतलब है कि जन लोकपाल बिल को लेकर ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आगाज हुआ था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी पैदा हुई है। गांधीवादी समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने एक बार फिर जन लोकपाल बिल को लेकर गैर मुअय्यना मुद्दत का अनशन शुरू कर दिया है। इस बिल को पास कराने के लिए वो 2 बार दिल्ली में अनशन कर चुके हैं। आज अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में अनशन शुरू करने से कबल अन्ना ने एक मुकामी मंदिर में पूजा की। अन्ना ने कहा कि उन्होंने ईश्वर से हुकूमत को अक्ल शऊर देने को कहा है ताकि वो जल्द से जल्द लोकपाल बिल को पास करे। उन्होंने कहा कि लोकपाल बिल पास होना मुल्क की तामीर की सिमत में एक बड़ा कदम होगा। अन्ना ने भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूपीए हुकूमत अपना वादा पूरा करे या फिर इख्तिदार को छोड़ दे। अदालत उस्मा ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी है कि गाड़ियों के ऊपर लाल बत्ती के इस्तेमाल की इजाजत सिर्फ आईनी और आला ओहदों पर फायज लोगों को ही मिलनी चाहिए। अदालत ने मरकजी हुकूमत को लाल बत्ती के बेजा इस्तेमाल से रोकने की हिदायत देते हुए कहा कि वो अपने उन लोगों की एक ताज़ा फहरिस्त जारी करे जिन्हें इसकी सहूलत दी जा सकती है। जस्टिस GS सिंघवी की सदारत वाली बेंच ने हुकूमत से 3 महीने के अंदर इस मामले में बने ज़ाब्ते को तरमीम करने के अहकामात भी दिए। उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभय सिंह की अर्जी पर समाअत के बाद अदालत ने हुकूमत को ये यकीनी बनाने की हिदायत की है कि वो मुकामी रहनुमा वकार की शनाख्त के तौर पर इसका इस्तेमाल न करे। अदालत ने यह भी कहा है कि रियासती हुकूमतें लाल बत्ती लगाने के हकदार लोगों की फहरिस्त की तौसीह नहीं कर सकती हैं।
स्पेक्ट्रम तकसीम घोटाले पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश कर दी गई। पीर को लोकसभा में बिल पेश किए जाते वक्त इस पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। बीजेपी समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने इस बिल को पेश किए जाने के तरीके की मुखालफत की थी। राज्यसभा में बीजेपी के डिप्टी रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने बिल को फ्रॉड बताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल सच्चाई को दबाने और छिपाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोकसभा में बिल को पेश किया गया है वो गलत था। उन्होंने कहा कि बीजेपी रहनुमाओं यशवंत सिन्हा और गोपीनाथ मुंडे ने पीर को पूरी संजीदगी के साथ इस बिल की मुखालफत की थी। इस बीच बीजेपी ने राज्यसभा में अपने नए चीफ व्हिप के नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में रुकने असेंबली चुन ली गयी। माया सिंह की जगह प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा में बीजेपी के नए चीफ व्हिप रहेंगे। अमेरिकी सदर बराक ओबामा और उनके सख्त मुखालिफ क्यूबा के सदर राउल कास्त्रो समेत दुनिया भर के लीडरान ने जनूबी अफ्रीका की दारुल हुकूमत प्रिटोरिया में नेल्सन मंडेला को नम आंखों के साथ खिराज अकीदत पेश किया। जबरदस्त बारिश के बीच दुनिया के 53 ममालिक के सरबराहान प्रिटोरिया में यकजा हुए। 95,000 लोगों की अहलियत वाले FNB स्टेडियम में मंडेला को खिराज अकीदत पेश किए जाने के लिए 2 घंटे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। हिंदुस्तान की क़यादत सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने की। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी और बीजेपी की सीनियर रहनुमा सुषमा स्वराज ने भी ताज़ियती तकरीब में हिस्सा लिया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वे घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस पार्टी ने एक हिकमत अमली के तहत 4 रियासतों में बीजेपी के शानदार कारकर्दगी का सेहरा नरेंद्र मोदी को नहीं देने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि हफ्ते को कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज अजय माकन ने अपने तमाम तर्जुमान और टेलीविजन पर बोलने के लिए जाने वाले तर्जुमानों की एक मीटिंग मुनक्किद की थी। इसमें तय हुआ था कि नतीजे अगर बीजेपी के हक में आते हैं तब भी नरेंद्र मोदी को सेहरा नहीं देना है। बीजेपी इलाकाई लीडरान की तारीफ करनी है और उनके ही सर जीत का सेहरा बांधना है। इसी तरह एक हिकमत अमली के तहत 4 रियासतों को एक साथ दिखाने के बजाय हर रियासत के फैसले को अलग अलग करके बताने और वहाँ के मुकामी इशूज पर तवज्जो रखने की थी। तीसरी हिकमत अमली मोदी के मुकाबले केजरीवाल को खड़ा करने की थी। हालांकि कांग्रेस के ही कुछ लीडरान का कहना है कि मोदी के असर को तस्लीम करके उसकी काट तलाश करने के बजाय मोदी को खारिज करने की हिकमत अमली कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी में यूपीए की हलीफ जमातों और मुमकिन हलीफों की तरफ से दिए गए बयानात को लेकर जबरदस्त फिक्रमंदी का माहौल है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी की जीत उसके हक में मुस्बत लहर होने से नहीं हुई है, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ पूरे मुल्क में जिस तरह का माहौल है उसकी वजह से हुई है। उन्होंने गैर कांग्रेसीवाद की अपनी सियासत को मजीद धार दिया है। दूसरे इलाकाई लीडरान भी अब
कांग्रेस के साथ इतिहाद से पहले कई बार सोचेंगे। इसी तरह शरद पवार ने कांग्रेसी क़यादत को कमजोर और फैसला न करने वाला बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने जरूर यूपीए में बने रहने की बात कही है, लेकिन उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ की और कांग्रेस को अपनी सियासत पर फिर से गौर किए जाने का मशवरा देकर कांग्रेसी लीडरान की फिक्र बढ़ा दी है। झाड़ू का जादू दिल्ली से बाहर क्या अखिल भारतीय राजनीति में बन सकता है? इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है, पर हिसाब से केजरीवाल को दिल्ली में लोगों की उम्मीद पूरी करने का एक्शन प्लान बनाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगे तब भी बिजली पानी का बिल कम करवाने का उसे दबाव बनवाना चाहिए। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। दिल्ली के इंतखाबी नतीजों ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदों और इम्कानात को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दिल्ली की 70 में से 28 सीटों पर जीत और 20 सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन ऐसी हालत है जिसे पाकर कोई भी जोश से शर्मसार हो सकता है। लेकिन इन आदाद शुमार से आधी अधूरी तस्वीर बनती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली हुकूमत नहीं बनी है और दूसरी भी कोई हुकूमत बनती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में अगले 6-7 महीने ऐसा क्या हो जिससे उनके तमाम असेंबली अरकान उनके साथ रहें और उनका साथ देने वाले वोटर भी उन्हें छोड़कर न जाएं। ये उनकी पहली और सबसे अहम फिक्र होनी चाहिए। ये फिक्र इसलिए जायज और फितरी है कि बीजेपी 1993 से लेकर अब तक हुए 5 इंतखाबात में 30% के आसपास वोट पाती रही है और इस बार भी उसका ये वोट बैंक कायम रहा है और उसमें कुछ नए वोट जुड़े हैं। जाहिर है कि अपने तमाम हंगामे में केजरीवाल की पार्टी बीजेपी का वोट नहीं काट पाई है। ऐसे में अगर 6 महीने बाद फिर इलेक्शन होते हैं और बीजेपी अपना वोट बैंक बचाए रखती है और कांग्रेस के जो वोट केजरीवाल की पार्टी को मिले हैं वो वापस लौटते हैं तो उनकी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। हालांकि ये बहुत अगर मगर वाली बात है, लेकिन ये जरूर है कि अगले 6 महीने के लिए केजरीवाल को बहुत सोच समझकर हिकमत अमली तय करनी होगी। उन्हें इस भ्रामे में नहीं आना होगा कि उन्होंने बीजेपी का रथ रोका है। जैसा कि नतीजों के अगले दिन कुछ अखबारात की हेडलाइन थी कि केजरीवाल की वजह से दिल्ली में कमल नहीं खिला। दिल्ली के नतीजों की बुनियाद पर कुछ माहिरीन केजरीवाल की कुल हिंद सतह की लहर बनाने में लगे हुए हैं। ये तशहीर भी शुरू हो गई है कि मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में झाड़ू का जादू चल सकता है। बेंगलुरु से लेकर चेन्नई और मुंबई से लेकर पटना तक की सीटों का हिसाब लगाया जा रहा है। कई सियासी माहिरीन ये थ्योरी चला रहे हैं कि केजरीवाल ही मोदी के मुकाबले हिट होंगे और उन्हें रोक सकेंगे। अगर इस भुलावे में आकर उन्होंने दिल्ली असेंबली के साथ साथ लोकसभा के लिए कुल हिंद सतह पर तैयारियां शुरू की तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। अभी उनकी पूरी तवज्जो दिल्ली पर होनी चाहिए। उन्होंने लोगों से बड़े वादे किए हैं। बिजली की कीमतें 50% कम करने का वादा किया है तो 700 लीटर पानी मुफ्त में देने का वादा किया है। खवातीन के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने का एक एक्शन प्लान भी उनके इंतखाबी मंशूर में शामिल था। इस वक्त अगर अगले 6 महीने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का इख्तदार रहा तो केजरीवाल को अपने वादों के तई संजीदगी दिखाते हुए उन्हें नाफिज कराने का दबाव डालना चाहिए। जिस तरह इलेक्शन से पहले वो लोगों की राब्ते में रहे, उसी तरह उन्हें दिल्ली में आपकी ललक को जगाए रखनी होगी। अगर मीडिया मोदी मुखालफत और एनजीओ बरादरी के भुलावे में आकर कुल हिंद सतह पर मुहिम शुरू करता है तो उनकी अहम ख्वाहिशात की ज्यादा तशहीर होगी। दिल्ली के लोगों ने उनको वजीर आला बनाने के लिए वोट दिया है। उनकी उम्मीदों के मुताबिक उनको काम करना होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद केजरीवाल के भविष्य पर चर्चा करेंगे। अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान।
तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दिल्ली में कैसे बिजली और पानी के बिल घटे, लोगों को राहत मिले, इसका यदि केजरीवाल उपराज्यपाल को फार्मूला देकर काम करवाएं तो उससे आप पार्टी की संजीदगी जाहिर होगी। सरकार नहीं बनाना या नहीं बनने देने और वापस चुनाव के बीच भी लोगों के लिए काम मुमकिन है।